नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम सभी बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में हमने अपनी पिछली कक्षा में सारी चीज़ें जान ली थी कि कौन कौन से प्रमुख से कारण थे, चाहे वो आर्थिक कारण हो, चाहे वह प्रशासनिक सामाजिक कारण हो और तकनीकी कारण हो, सैन्य कारण हो। इन सभी कारणों के बारे में हमने पिछली वाली कक्षा में पढ़ लिया है। आज हमें जानना है 1857 की क्रांति के बारे में कि आखिर ये क्रांति कैसे हुई, इनमें किन किन शासकों ने भाग लिया, यह क्रांति सफल हुई या असफल रही, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। इसका क्रांति के होने के पश्चात क्या चीज़ें हुई, क्या नए नियम आए, उन सब को हम जानने वाले हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाला हूं। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से सेशन की। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं तो पूरा देखकर जरूर जाइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की। मैंने आपको 1857 की क्रांति के होने के पूर्व के कारणों को बता दिया था कि आखिर जो प्रमुख कारण थे वो कौन कौन से थे, लेकिन वह कौन सा कारण था जिससे ये क्रांति तुरंत स्टार्ट हो गई। वो कारण क्या था भैया? यानी कि कोई ऐसा स्पार्क रहा होगा जहां से ये क्रांति शुरू हुई, क्योंकि कारण तो बहुत दिन से बन रहे थे, लेकिन वो पॉइंट क्या था जहां से ये चिंगारी तुरंत क्या हो गई, आग बन गई। तो अगर मैं बात करूं उस पॉइंट की, तो ऐसा भी पॉइंट था, तो हमें जानना होगा उसके लिए कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण कहने का मतलब क्या होता है? वह कारण जो तुरंत हुआ हो और उसका प्रभाव से तुरंत 1857 की क्रांति हो गई, उस कारण को हम तात्कालिक कारण कहते हैं। यानी कि यह वही स्पार्क था जिससे 1857 की क्रांति तुरंत भड़क उठी। तो चलिए अब हम बात करते हैं। आपको हेडिंग डाल लेनी है तात्कालिक कारण। आप लिख सकते हैं 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण। आखिर 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, आप ऐसे हेडिंग डालेंगे और फिर हम इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। इसे तत्कालिक कारण भी आप कह सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस टॉपिक की। तो भैया मैंने आपको बताया था कि जैसे 1857 की क्रांति जो हुई, उसका क्रम या विकास आप कह सकते हैं 1757 के बाद से ही होने लगा था। यानी कि 1857 से लगभग 100 वर्ष पहले से ही ये क्रांति होने के कारण धीरे धीरे विकसित होने लगे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि धार्मिक कारण, मैंने बताया 1857 की क्रांति के प्रशासनिक कारण, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। और मैंने बताया आपको सैनिक कारण क्या थे, तकनीकी कारण क्या थे। तो ये सारे तो पूर्व के कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण यानी कि इस कारण से क्या हुआ कि ये क्रांति तुरंत भड़क उठी और 1857 की क्रांति हो गई। तो अगर मैं बात करूं 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण की, तो इसका कारण ये था कि अंग्रेजी जो सेना थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस समय भारत में EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी व्यापार करने, लेकिन जब उसने देखा कि भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है तो वह यहाँ पर शासन भी करने लगी और उसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ पर फैला दी। तो अगर हम बात करें तो EIC की खुद सेना हुआ करती थी, जिसमें कुछ अंग्रेज सैनिक थे और कुछ ज़्यादातर भारतीय सैनिक भी होते थे, क्योंकि EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसमें भारतीय सैनिक भी होते थे। हालांकि भारतीय सैनिकों को उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलता था, उन पर क्या किया जाता था, अत्याचार किया जाता था, उन्हें तनख्वाह भी कम दी जाती थी। लेकिन भारतीय सैनिक होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में भी। तो अगर मैं बात करूं दोस्त तात्कालिक कारण की, तो ये कारण क्या है कि सेना से ही रिलेटेड है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी खुद की सेना रखा करती थी। उसकी सैनिक छावनियां होती थी। छावनी कहने का मतलब जहां पर सेना का निवास होता है, यानी कि
कहने का मतलब कि सैनिक छावनी उसे कहते हैं कि किसी जगह पर सैनिकों का एक डेरा रह रहा हो, वहीं पर उनके सारे हथियार उथियार हों, सारी चीज़ें, यानी कि सैनिक छावनी वो कही जाती है। जहाँ पर ऐसे स्टेट होते हैं या कोई बॉर्डर होता है देश का, वहाँ पर आज भी आप देखेंगे तो भारतीय सेना की छावनियाँ होती हैं। जैसे अगर आप हमारे यहाँ देखें तो हम नेपाल बॉर्डर की ओर बढ़ेंगे तो उधर हमें कई सैनिक छावनियाँ देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि बॉर्डर के किनारे सैनिक छावनियाँ होती हैं। तो इसी तरीके से EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भी क्या होती थी, सैनिक छावनियाँ होती थी। और क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक नया शस्त्र लाती है अपनी सेना में। अगर मैं बात करूं ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आप लिखेंगे तात्कालिक कारण में, मैंने थोड़ा आपको बता दिया। अब आप यहां पर समझिएगा कि EIC के द्वारा, EIC जब भी मैं कहूं EIC तो आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या होता है मतलब, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटेन की कंपनी थी और यह भारत में शासन करने लगी थी। तो भैया ये जो EIC थी, EIC के द्वारा सेना में एक नया, EIC के द्वारा सेना में एक बदलाव किया जाता है। क्या बदलाव किया जाता है कि एक राइफल हुआ करती थी जो सैनिक उपयोग करते थे, उस राइफल का नाम था बेस फील्ड राइफल। क्या नाम था उसका, उसका नाम हुआ करता था बेस फील्ड राइफल, बेस फील्ड राइफल, बेस फील्ड राइफल। तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, क्योंकि क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पर प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी अपना मजबूत कर रही थी, तो वह अपने अस्त्रों शस्त्रों में भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी उसमें बदलाव करना चाहती थी, कुछ तकनीकी सुधार करना चाहती थी, जिससे नए अस्त्र आए। क्योंकि जो पुराने अस्त्र होते थे वो बहुत ज़्यादा मारक क्षमता वाले नहीं होते थे, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा लोगों को आसानी से नहीं मारा जा सकता था। या आप कह सकते हैं बेस फील्ड राइफल जो थी वो कम गोलियां लोड करती थी या लोड करने में टाइम लगता था। इसलिए जो सेना में, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक राइफल हुआ करती थी बेस फील्ड राइफल, जो सैनिकों द्वारा प्रयोग की जाती थी। ये क्या थी, ये थोड़ा तकनीकी में कम थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेस फील्ड राइफल की जगह एक नई राइफल को जगह दी। उस राइफल का क्या नाम था, यानी कि राइफल कहने का मतलब जो गन होती है, बंदूक होती है, उस बंदूक की जगह उसे बदलकर उसके जगह एक नई बंदूक को इंट्रोड्यूस किया। उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल। अब कई लोग समझेंगे कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं भैया, क्योंकि यही कारण है। अभी मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो मैंने बताया कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर अपना प्रशासन कर रही थी, शासन कर रही थी, तो उसकी सेना थी खुद की, उसकी खुद की सेना थी, तो उसमें भारतीय भी हुआ करते थे। अंग्रेज सैनिक कम होते थे, भारतीय ज़्यादा होते थे, क्योंकि यहाँ पर भारतीय लोग मिल ही जाते हैं, तो भारतीय सैनिक भी हुआ करते थे। अंग्रेजों की अपेक्षा थोड़ा संख्या इनकी ज़्यादा ही होती थी, लेकिन उन पर अत्याचार किए जाते थे। मैंने बताया था पिछली वाली क्लास में, सैनिक कारण में, कि उन्हें दाढ़ी मूछ ये सारी चीज़ें नहीं रखने दी जाती थी, न चंदन लगाने दिया जाता था, और वेतन भी कम दिया जाता था। तो तात्कालिक कारण ये बना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने अपनी सेना में क्या किया कि बेस फील्ड राइफल जो थी उसे बदलकर इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया, एक नई राइफल लाई। ये तकनीक में इस राइफल से बहुत ज़्यादा अच्छी थी और इससे बहुत जल्दी जल्दी गोलियां लोड हो जाती थी और चलाई जाती थी। तो युद्ध में ये ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए EIC ने क्या किया कि इस राइफल को बदलकर एक नई राइफल ले आई सेना में, जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। तो इतनी चीज़ें सही थी, इनसे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या हुई भैया, प्रॉब्लम ये हुई कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना में बेस फील्ड राइफल की जगह इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया, तो ऐसी खबर फैलने लगी, ऐसी क्या होने लगी कि खबर फैलने लगी कि ये जो राइफल है भैया, इनफील्ड राइफल जो है, इस राइफल के कारतूस में, यानी कि इनफील्ड राइफल के
कारतूस में, इनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय तथा सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो ये इनफील्ड राइफल थी, जो नई वाली राइफल आई थी बंदूक, उसमें ये हुआ कि इसकी जो कारतूस, कहने का मतलब जो इसकी गोली होती थी, बंदूक की जो गोली होती है उसे कारतूस कहते हैं। कारतूस में गाय तथा सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। क्यों किया जाता था गाय और सूअर की चर्बी का? ऐसी अफवाह भी आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं ऐसी खबर फैलना शुरू हुई। कोई तो कारण रहा होगा, हालांकि इसके बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलते कि क्या ये सच बात थी या गलत, लेकिन खबर फैली थी तो कुछ ना कुछ रहा होगा। तो गाय तथा सूअर की चर्बी लगी होती थी। यानी कि कहने का मतलब क्या होता था कि जो ये बंदूक की गोलियां होती थी, बंदूक की गोली बरसात के मौसम में या सीलन जब भी होता है, नमी पाकर बंदूक की गोली के कारतूस खराब हो जाते हैं। सीलन आप सभी जानते होंगे, कोई भी सामान खुला रख दो, खासकर बरसात के मौसम में, जैसे आप नमकीन भी लाएंगे, अगर पैकेट आपने खोलकर कुछ देर रख दी तो नमकीन अंदर नरम हो जाती है, इसी को हम सीलन कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो बंदूकें होती हैं, उनके जो कारतूस यानी कि गोलियां होती हैं, अगर उन्हें खुले में ऐसे रखा गया है और अगर उनमें सीलन लग जाती है तो वो गोलियां काम नहीं करती, अच्छे से काम नहीं करती, यानी चलती ही नहीं है। तो इसी सीलन से बचने के लिए ऐसा किया गया था कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी चारों ओर से लगा दी गई थी। इससे क्या होता था कि वह सीलन से बच जाती थी, इसलिए लगाई गई थी। अब ये खबर जल्दी से सेना में फैलने लगी। जब ये खबर सेना में फैलने लगी तो मैंने आपको बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी सेना में भैया भारतीय भी होते थे। इसमें क्या होते थे? इसमें भारतीय सैनिक भी हुआ करते थे। भारतीय सैनिक हुआ करते थे। आपको खासकर ये पता होना चाहिए कि जब EIC भारत में ही रह रही है, यहीं पर शासन कर रही है, तो खुद उसकी सेना होगी, अंग्रेज होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग भारतीय होंगे उसके सेना में, क्योंकि उसमें उन्होंने भारतीय सैनिकों को भी नौकरियां दी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिक भी होते थे। जो भारतीय लोग थे, भारतीय जनता थी, उनके परिवारों के लोग भी ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक पद पर कार्य किया करते थे। जब ये खबर भैया भारतीय सैनिकों को पता चली जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, ये खबर उनको पता चली, तो इससे उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय सैनिकों में आप देखेंगे सबसे ज्यादा दो ही वर्ग रहा करते थे, एक तो भैया हिंदू और दूसरा आप कह सकते हैं मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम, ये दो वर्ग आज भी ज़्यादा हैं, तब भी ज़्यादा हुआ करते थे। आप देखेंगे भारत में खासकर हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, फिर मुस्लिम ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद और भी धर्मों के लोग आते हैं, लेकिन ये दोनों खासकर ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो ये भी मानना हो गया कि भारतीय सैनिकों में जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, उनमें भी हिंदू और मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी। अब जब ये बात इन दोनों को पता चली, यानी कि भारतीय सैनिकों को पता चली, खासकर जो हिंदू वर्ग था, जो मुस्लिम वर्ग था, तो आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में गाय को पवित्र पशु माना जाता है। गाय को क्या माना जाता है? गाय को पवित्र पशु माना जाता है, पवित्र पशु माना जाता है। आप जानते हैं कि गाय हमारी क्या होती है? माता होती है। हमें बचपन से एस्से में भी पढ़ाया गया है कि गाय हमारी माता होती है। तो वैसे ही गाय हमारे लिए पूजनीय है, हमारे यहाँ उसकी पूजा की जाती है। तो इससे क्या हुआ कि अगर किसी बंदूक की गोली जो होती थी, कारतूस जो होता था, इसे चलाने से पहले दांतों से खींचकर गोली को लोड करना होता था और फिर निशाना लगाकर विरोधी या प्रतिद्वंदी या जिसे मारना है उसे मार दिया जाता था। कहने का मतलब जो ये कारतूस होता था इनफील्ड राइफल का, इसे दांतों से खींचकर फिर लोड किया जाता था गन में और फिर निशाना लगाया जाता था। अब क्या है भैया कि हिंदू धर्म में
गाय पवित्र पशु मानी जाती है। क्या मानी जाती है? गाय पवित्र पशु मानी जाती है। तो विरोध होना तो तय है कि जब गोली के कारतूस में ही गाय की चर्बी का मिश्रण होगा या गाय की चर्बी लगी होगी तो हिंदू लोग तो भड़क उठेंगे, क्योंकि गाय उनके लिए पूजनीय है। और हिंदुओं में जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं वो तो और ज्यादा, जो पंडित जी लोग हैं वो और ज्यादा क्या हो जाएंगे? भड़क हो उठेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिमों की, तो आप देखेंगे इस्लाम में क्या है कि सूअर वर्जित है। इस्लाम धर्म में क्या है कि मुस्लिमों के लिए सूअर क्या है? वर्जित है। जो सूअर, पिग जिसे हम कहते हैं, सूअर वर्जित है, इसे वो नहीं खाते हैं, या आप कह सकते हैं इन्हें देखना भी या छूना भी वर्जित है उनके लिए, यानी कि वहाँ सूअर वर्जित है इस्लाम में। तो इसलिए क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिमों की धार्मिक भावना को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा। और जब भैया ये ठेस पहुंचा तो इसका सबसे पहला विरोध कहाँ हुआ? तो इसका सबसे पहला विरोध हुआ बंगाल के बैरकपुर छावनी में। और इसका विरोध करने वाली जी थे पांडे जी, जिन्हें हम मंगल पांडे के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। मैं सिरेज करता हूं। आप ये समझ गए ना कि AIC द्वारा बेस फील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था, जिससे क्या था कि जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि उनके लिए ये पवित्र पशु थे। जैसे गाय जो है वो हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र है, कोई इसका मांस नहीं सेवन कर सकता, और उसी में गाय की चर्बी लगी हुई है तो कोई उसे यूज नहीं करेगा। और इसीलिए क्या हुआ? विरोध हुआ। तो मैं इसे रेज करता हूं, फिर हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ऊपर की लाइन लिखे रह देता हूँ और सारी चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ। बस 2 मिनट रुकिए, मैं इसे इरेज कर दूँ अच्छे से। व्हाइट बोर्ड अच्छे से अब इरेज भी नहीं होता है। चलिए अब हम बात करते हैं। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए। कारतूस में क्या था? गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। और इसी कारण क्या हुआ कि बंगाल के, इस कारण आप लिख लीजिएगा जो चीज़ें मैंने लिखी थी, या आप, मैं फिर से लिखा देता हूं। बंदूक के कारतूस में, बंदूक के कारतूस में गाय तथा सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था, या ऐसी अफवाह उड़ी थी या खबर फैली थी, कुछ ना कोई कारण तो रहे होंगे इसलिए ये खबर फैली। तो बंदूक के कारतूस में गाय तथा सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था, जिसके कारण भारतीय सैनिक की धार्मिक निष्ठा पर ठेस पहुंची, जिसके कारण भारतीय सैनिक की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची, भावना पर ठेस पहुंची। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय लोगों की यही खास बात है कि उनको चाहे जो कहो, लेकिन अगर उनके धर्म को या उनका जो आत्मसम्मान है उसको गिराओगे ना तो वो तोड़ देंगे। तो इसीलिए क्या हुआ कि बंदूक के कारतूस में गाय तथा सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था, जिसके कारण भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावना पर ठेस पहुंची। मैंने इसको बता दिया है अच्छे से अभी इसके पहले वाले चीज में कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा थे और हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी और सूअर इस्लाम में वर्जित है, इसलिए ज्यादा ये सभी क्रोधित हुए। अब भैया इसी कारण से क्या हुआ कि जो ये खबर फैली कि गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता है, इस कारण क्या हुआ कि बंगाल के बैरकपुर छावनी में सबसे पहले विरोध होता है। आप लिखेंगे बंगाल के बैरकपुर छावनी के बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34 नेटिव इन्फेंट्री
34th नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने सर्वप्रथम इस बात का विरोध किया। सर्वप्रथम इस बात का विरोध किया और यहीं से आपका जो 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण है यही माना जाता है, जो तात्कालिक कारण है। वैसे कारण बहुत दिनों से बन रहे थे, लेकिन वो स्पार्क यही है। आप समझेंगे कि बंगाल जो है, बंगाल आप सभी जानते हैं वर्तमान का जो पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, ये सभी पहले बंगाल में ही आते थे। उड़ीसा, बिहार का कुछ क्षेत्र, ये सब बंगाल में ही आता था। तो इसी बंगाल में बैरकपुर छावनी, जैसा कि मैंने बताया था कि छावनी होती है, सैनिक छावनियां होती हैं जहां पर सैनिक रहा करते हैं, उनके हथियार होते हैं और यानी कि बहुत सारे सैनिक एक जगह पर रहते हैं। कहीं क्रूशियल जगह जो होती है, जैसे आज के समय बॉर्डर हो गया, तो वहां पर छावनियां आपको मिल जाएंगी अभी भी भारतीय आर्मी की। आप कहीं पर अगर आप बॉर्डर के पास रहते हैं तो आसपास में आपने सुना होगा कि कहीं पर सैनिक छावनी है। ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में भी छावनियां होती थी। तो यहाँ पर थी भैया बैरकपुर, बंगाल के बैरकपुर छावनी में 34th यानी कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने सर्वप्रथम इस बात का विरोध किया था कि मैं भैया इस कारतूस का प्रयोग नहीं करूंगा, इस बंदूक को बदल दो, इस कारतूस का प्रयोग मैं नहीं करूंगा। क्योंकि मंगल पांडे जाति से एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण जानते ही हैं पंडित जी होते हैं और पंडित जी को क्या होता है, पूजा पाठ करना होता है भैया। और इन्होंने सबसे पहले विरोध किया। वैसे सभी हिंदू विरोध कर रहे थे क्योंकि गाय हमारी माता समान है, बचपन से हमने पढ़ा है और हिंदुओं के लिए गाय बहुत ही ज़्यादा क्या है, पवित्र मानी जाती है। और खासकर जो पंडित हैं भैया, जो क्या कहते हैं, जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वो ज़्यादा मतलब इस बात पर विश्वास रखते हैं। तो इसी कारण हमारे पंडित जी ने भैया क्या किया कि मंगल पांडे जी ने सबसे पहले विरोध किया इस बात का। ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक हुआ करते थे। इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है भैया? तो इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। क्या मतलब होता है? पैदल सेना। पैदल सेना इसका मतलब होता है। इन्फेंट्री को हम पैदल सेना कहते हैं। ऐसे ही आपने सुना होगा कैवलरी, कैवलरी सुना होगा। स्पेलिंग अगर गलत हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा, बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैंने लिख दिया। कैवलरी को क्या कहते हैं? घुड़सवारी सेना, घुड़सवार सेना। इन्फेंट्री को पैदल सेना कहते हैं, कैवलरी को घुड़सवार सेना कहते हैं। ऐसे ही होता है। तो नेटिव इन्फेंट्री यानी कि एक बटालियन की तरह थी और इसमें पैदल सैनिक रहा करते थे। तो इसी पैदल सेना में जो 34वीं नेटिव की पैदल सेना थी, इसमें मंगल पांडे जी थे जिन्होंने सबसे पहले इस बात का विरोध किया कि वो इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। जब वो इस बात का विरोध कर रहे थे, उनके साथ और भी कई सैनिक थे, तो जब वो इस बात का विरोध कर रहे थे तो अंग्रेजी लेफ्टिनेंट जो थे, जो बड़े पद पर वहां पर कार्यरत थे बैरकपुर छावनी में, उन्होंने दबाव बनाया मंगल पांडे पर। दबाव बनाया कि तुम इस कारतूस का प्रयोग करो, मेरे सामने करो, इसी वक्त करो इस कारतूस का प्रयोग। पांडे जी ने कहा मैं इसे नहीं कर सकता, मेरा धर्म नाश हो जाएगा। और हिंदू के लिए, या आप कहेंगे ब्राह्मण जो पंडित जी होते हैं, उनके लिए धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो इन्होंने विरोध किया। वो दबाव बना रहे थे अंग्रेज सेना। बस तुरंत पांडे जी को गुस्सा आया, मंगल पांडे जी को क्या आया? क्रोध आया। और इन्होंने अंग्रेज के 2 लेफ्टिनेंट, जिनका नाम था लेफ्टिनेंट ह्यूज और लेफ्टिनेंट बाग, उनको तुरंत वहीं पर गोली मार दी और उन दोनों की मृत्यु हो गई और इस कारण इन्हें बंदी बना लिया गया। तो ये जो चिंगारी थी यहीं से उत्पन्न हुई थी। आप कहेंगे कि अंग्रेजी सेना के दबाव बनाने पर, अंग्रेजी सेना की
अंग्रेजी सेना के दबाव बनाने पर मंगल पांडे ने ईआईसी सेना के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के 2 लेफ्टिनेंट होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सारे पद होते हैं सेना में। तो 2 लेफ्टिनेंट का क्या क्या नाम था? तो लेफ्टिनेंट ह्यूज, मैं सही से लिख देता हूँ। मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट ह्यूज और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी तथा दोनों की मृत्यु हो गई। तो ये भैया था 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या था कि अंग्रेजी सेना, जब मंगल पांडे जी ने इस बात का विरोध किया, जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक हुआ करते थे, तो जब इस बात का विरोध किया तो अंग्रेजी सेना के जो उच्च पद के अधिकारी थे बैरकपुर छावनी में, उन्होंने क्या किया कि मंगल पांडे जी पर दबाव डाला कि तुम कारतूस का प्रयोग करो। बस तुरंत इन्होंने कारतूस निकाला और लोड किया और दोनों को गोली मार दी। और जब जैसे ही लेफ्टिनेंट ह्यूज और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी तो दोनों की उसी वक्त वहीं पर मृत्यु हो गई। और इसके बाद मंगल पांडे को कैद कर लिया गया। इसके बाद क्या होता है कि मंगल पांडे को कैद कर लिया गया। मंगल पांडे को कैद कर लिया गया। मंगल पांडे को वहीं पर कैद कर लिया गया। और इसी के कारण क्या हुआ कि 8 अप्रैल को इसी के कारण मंगल पांडे जी को फांसी की सजा दे दी गई। ये घटना कब हुई थी भैया? तो ये हुई थी 29 मार्च को, 29 मार्च 1857। ये घटना 29 मार्च 1857 को हुई थी, जब उन्होंने 2 लेफ्टिनेंटों को गोली मार दी थी। और जब गोली मार दी थी भैया, तो इस कारण क्या हुआ मैं सेरेज कर आपको बताता हूँ। इसके बाद मंगल पांडे जी को कैद कर लिया गया था और कैद कर उन्हें कुछ दिनों तक क्या किया गया? जेल में रखा गया। और फिर इसी के कारण उन्हें फांसी भी दी गई थी। फांसी कहाँ पर दी गई थी हम अभी बात करने वाले हैं। बेहतर तरीके से समझते हुए चलिए, सारी चीज़ें मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की प्रयास करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। तो भैया जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसी कारण आप लिखेंगे, इसी कारण 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे जी बहुत ही वीर किस्म के इंसान थे, यानी कि इन्होंने विरोध किया, अकेले थे लेकिन विरोध किया और 2 अंग्रेज को वहीं पर निपटा दिया था। तो बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे जी को फांसी दी गई। इसी कारण उन्हें फांसी दी गई थी, वहां पर फांसी दी गई। और जब उन्हें फांसी दे दी गई तो इसके पश्चात क्या हुआ कि सैनिकों में बहुत ज़्यादा विद्रोह बढ़ गया, बहुत ज़्यादा विरोध बढ़ गया इस बात को लेकर कि क्यों उन्हें फांसी दी गई।
और आप देखेंगे ये जो मंगल पांडे जी थे ये कहाँ के रहने वाले थे। तो अगर मैं बात करूँ मंगल पांडे जी की, तो ये थे भैया, ये वैसे तो तैनात थे बंगाल के बैरकपुर छावनी में, लेकिन रहने वाले कहाँ पर थे, तो ये भैया रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के। कहाँ के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश में एक बलिया जिला पड़ता है, वहीं के रहने वाले थे। यूपी के बलिया के रहने वाले थे पांडे जी, मंगल पांडे जी। इनको वहाँ पर फांसी दे दी गई। इसके बाद सैनिकों में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। इस बात का विरोध हुआ, सैनिक एकदम आग बबूला हो गए और इस बात का बदला लेने के लिए बैठ गए कि जैसे मौका मिले तो इस बात का बदला लिया जाए। तो भैया जब यूपी के बलिया के पांडे जी को फांसी दे दी गई तो इसका ये जो क्रांति थी इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश के ही सैनिकों में भी पड़ा था। बंगाल के बैरकपुर के छावनी में सबको पड़ा, लेकिन यूपी के सैनिकों को ज्यादा पड़ा। तो आप देखेंगे 1857 की क्रांति भी शुरू कहां से होगी, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से चालू होगी, क्योंकि ये यूपी के रहने वाले थे। इसी कारण क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की छावनियों में सैनिकों में ये विरोध ज्यादा हुआ। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। आज की ये जो क्लास है 30 मिनट की लगभग क्लास हो चुकी है, नियर अबाउट 30 मिनट मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्योंकि यार ये टॉपिक मैं थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चाहता तो इसे लिख लेता और पढ़ा देता 2 मिनट में, लेकिन आपको समझाना है, इसलिए क्या है कि मैंने इसका नाम रखा है मिलिंद की पाठशाला। तो इसमें मैं एक टॉपिक लूंगा लेकिन बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो आज मैं इस वीडियो का टॉपिक सिर्फ रखता हूं 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण। इसका टॉपिक आज का क्या है, तात्कालिक कारण मैंने आपको बता दिए हैं। जो 1857 की क्रांति है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि फिर 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, बहुत बड़ी वीडियो, 1 घंटे में ये कंप्लीट ही नहीं होगा। 30 मिनट से ज़्यादा चीज़ें अभी बची हुई हैं। समझ लीजिए एक टॉपिक पढ़ाने में मुझे 30 मिनट लग गए, कुछ नहीं तो मुझे लगता है 45 मिनट की या 50 मिनट की वीडियो बनेगी। और जब मेरे मोबाइल में क्या दिक्कत है कि 1 घंटे के ऊपर जब क्लास जाती है तो फिर अपलोड नहीं हो पाता है सही से, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आज हम यहीं पर इस वीडियो का अंत करते हैं। तात्कालिक कारण मैंने आपको बेहतर तरीके से समझा दिया है, इतने अच्छे तरीके से आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। बेहतर तरीके से समझिए और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।